आज का वीडियो कवियों के बारे में जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं ना, उन सब के बारे में। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं लिखे हुए हैं और उनके बारे में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी मैं बताती जाऊंगी। सबसे पहले बाल मुकुंद गुप्त, वे द्विवेदी युगीन साहित्यकार थे और मुख्य रचनाएं क्या क्या है? शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा, उर्दू बीबी के नाम चिट्ठी। ठीक है, शिव शंभू के चिट्ठे याद रखिएगा। और उर्दू बीबी के नाम चिट्ठी ये भी पूछा जाता है, ये व्यंग्य निबंध किसने लिखा था? उर्दू बीबी के नाम चिट्ठी किसने लिखा था? बाल मुकुंद गुप्त ने। और उनको क्या कहा जाता था? नहीं, बाल मुकुंद गुप्त जो है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में भी ना एक व्यंग्य लेखमाला लिखे थे। ठीक है, क्यों लिखे थे? कि अनस्थिरता शब्द की प्रकृति व अर्थ को लेकर बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के विरुद्ध एक व्यंग्य लेखमाला लिखी थी। ठीक है, क्योंकि अनस्थिरता शब्द की प्रकृति व अर्थ को लेकर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन सी प्रकृति को लेकर? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में एक व्यंग्य लेखमाला लिखे थे बाल मुकुंद गुप्त जी, अनस्थिरता शब्द की प्रकृति व अर्थ को लेकर। ठीक है, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल, वो एकमात्र कहानी उन्होंने लिखा है 11 वर्ष का समय, और एकमात्र कविता भारत और बसंत। उसके बाद प्रमुख रचनाएं क्या क्या है? चिंतामणि निबंध संग्रह पूछा जाता है, गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमरगीत सार, रस मीमांसा, त्रिवेणी, महाकवि सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सब पूछे जाते हैं। और एक अनुदित कृति पूछा जाता है जो कि विश्व प्रपंच है। ठीक है, और मनोविकार संबंधी निबंध पूछे जाते हैं, भाव और मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, ईर्ष्या, घृणा, भय, क्रोध। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल जी के सबसे लंबा सैद्धांतिक निबंध क्या है? कविता क्या है? ठीक है, और शुक्ल जी क्या कहते थे? शुक्ल जी के अनुसार गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। शुक्ल जी क्या कहते थे? गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। और उनके बारे में इम्पोर्टेंट क्या है? वो आनंद कादम्बिनी पत्रिका से संबंधित हैं। ठीक है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका। और शुक्ल जी के बारे में इम्पोर्टेंट और एक है, वो बिहारी जी के बारे में बोलते थे कि इनका यानी कि बिहारी जी का एक एक दोहा साहित्य का एक एक रत्न है। ठीक है, जो कविता क्या है, ये निबंध है, ये सबसे यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी का सबसे लंबा सैद्धांतिक निबंध है। कविता क्या है? चिंतामणि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चिंतामणि के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के बारे में और एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल हृदय से कवि थे, मस्तिष्क से आलोचक और जीवन से अध्यापक। ठीक है, हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक और जीवन से अध्यापक थे। कौन? रामचंद्र शुक्ल जी। और रामचंद्र शुक्ल जी के समकालीन हिंदी गद्य के काल को शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं वो क्या क्या हैं? अनाम दास का पोथा, साहित्य का साथी, आलोक पर्व, कल्पलता, कुटज, पुनर्नबा, चारु चंद्रलेख, विचार और वितर्क। ठीक है, और प्रथम निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रथम निबंध संग्रह क्या है? अशोक के फूल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाओं को चुनौती देने वाले प्रथम आलोचक थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के किस उपन्यास में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की अभिव्यक्ति है? अगर पूछा जाए तो बाण भट्ट की आत्मकथा। नेक्स्ट, द्विवेदी जी के बारे में ये बोला जाता है कि गद्य में विचार की तेजस्विकता, कथन का लालित्य और बध की शास्त्रीयता का संगम है, इसलिए इनमें एक साथ, इनमें यानी द्विवेदी जी में एक साथ कबीर, तुलसी और टैगोर एक कार हो उठते हैं। ठीक है,
प्रथम निबंध संग्रह याद रखिएगा अशोक के फूल। अशोक के फूल जो निबंध संग्रह था उसमें कितने निबंध संकलित हैं? 21 निबंध। ठीक है। हरिशंकर परसाई के बारे में इम्पोर्टेंट क्या है? वो हंसते हैं रोते हैं रचना, जैसे उनके दिन फिरे, तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी, सदाचार का ताबीज, हम एक उम्र से वाकिफ हैं, तिरछी रेखाएं। ठीक है। यहाँ से आप इतना याद रखिए, जैसे उनके दिन फिरे ये बहुत बार पूछा जाता है। सदाचार का ताबीज भी पूछा जाता है। हम एक उम्र से वाकिफ हैं ये भी पूछा जाता है। पगडंडियों का जमाना, बेईमानी की परत, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, प्रेमचंद के फटे जूते, भूत के पांव पीछे, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये इम्पोर्टेंट है। हरिशंकर परसाई जी व्यंग्य लेखनी के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है। उनको प्रसिद्ध व्यंग्यकार कहा जाता है। किस विधा में हरिशंकर परसाई जी सर्वोच्च थे? व्यंग्य विधा में। आत्मकथा, सदाचार का ताबीज, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और संस्मरण था हम एक उम्र से वाकिफ हैं, हरिशंकर परसाई जी की रचना। उसके बाद ये जो व्यंग्य निबंध थे इनको याद रखिएगा। पगडंडियों का जमाना, बेईमानी की परत, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई। और विकलांग श्रद्धा का दौर याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के लिए हरिशंकर परसाई जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है। तो विकलांग श्रद्धा का दौर किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई। प्रेमचंद के बारे में मुख्य रचनाएं क्या क्या हैं? गोदान, कफन, सेवा सदन, कायाकल्प, निर्मला, कर्मभूमि, सोजे बतन, शतरंज के खिलाड़ी, सवासेर गेहूँ, प्रेमाश्रम, गबन, रंगभूमि, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर। और नाटक उन्होंने 3 लिखे थे, संग्राम, करबला, प्रेम की बेदी। ठीक है। और सारी कहानियाँ जो है कि कहाँ संग्रहित हैं? मानसरोवर। अधूरा उपन्यास भी पूछा जाता है, मंगलसूत्र। ठीक है। प्रेमचंद को क्या कहा जाता था? उपन्यास सम्राट कहा जाता था प्रेमचंद को। और अंतिम उपन्यास याद रखिएगा गोदान, क्योंकि अधूरा उपन्यास जो था मंगलसूत्र था, इसीलिए अंतिम गोदान को कहते हैं। और प्रेमचंद को और एक पूछा जाता है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह की समस्या को उभारा गया है? वो था निर्मला उपन्यास, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा। और एक पूछा जाता है प्रेमचंद के किस उपन्यास को किसान जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? वो है गोदान। ठीक है। ये सबको तो आप आउट ऑफ सिलेबस बोलेंगे, इसलिए मैं रहने ही देती हूँ। कर्मभूमि के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेमचंद ने किस उपन्यास में दलितों के मंदिर प्रवेश के प्रश्नों को उठाया गया है? क्या क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास में दलितों के मंदिर प्रवेश के प्रश्नों को उठाया गया है? तो उसका उत्तर होगा कर्मभूमि। ठीक है। अंतिम कहानी याद रखिएगा कफन, क्योंकि कफन सिलेबस में है। तो प्रेमचंद की अंतिम कहानी क्या थी? कफन। ठीक है। उसके बाद भगवती चरण वर्मा, मुख्य रचनाएं क्या क्या हैं? चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, रुपया तुम्हें खा गया, सीधी सच्ची बातें, त्रिपथगा, मधुकर्ण। और लंबी कविता, भगवती चरण वर्मा ने एक लंबी कविता लिखी थी, नूरजहां की कब्र। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र। ठीक है। ये ज़्यादा पूछा जाता है। और भगवती चरण वर्मा मस्ती, आवेश एवं अहंग उनकी कविताओं के केंद्र बिंदु माने जाते हैं। ठीक है। मस्ती, भगवती चरण वर्मा के कविताओं के केंद्र बिंदु क्या क्या माने जाते हैं? मस्ती, आवेश एवं अहंग। ठीक है। चित्रलेखा उपन्यास के बारे में इम्पोर्टेंट क्या है? चित्रलेखा उपन्यास की कथा पाप और पुण्य की समस्या पर आधारित है। और भूले बिसरे चित्र ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था भगवती चरण वर्मा जी को। तो याद रखिएगा भूले बिसरे चित्र किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा। मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं क्या है? 1 इंच मुस्कान,
आपका बंटी, महाभोज, त्रिशंकु, एक कहानी यह भी, बिना दीवारों का घर, मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु, तीन निगाहों की एक तस्वीर, आंखों देखा सच। मनु भंडारी का 1 इंच मुस्कान इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। वो अपने पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर ये उपन्यास लिखा था, 1 इंच मुस्कान, ठीक है। और आपका बंटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया जाता है, तलाक ले रहे दंपति की त्रासदी में पुत्र को केंद्र में रखकर कौन सा उपन्यास लिखा गया है। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, तलाक ले रहे दंपति की त्रासदी में पुत्र को केंद्र में रखकर कौन सा उपन्यास लिखा गया है। आपका बंटी, ठीक है, आपका बंटी याद रखिएगा। और मनु भंडारी की आत्मकथा एक कहानी यह भी, तो उसको भी याद रखिएगा। जैनेन्द्र कुमार को मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार कहा जाता है। मुख्य रचनाएं हैं मुक्तिबोध, परख, खेल, त्यागपत्र, फांसी, अकाल पुरुष गांधी, सुनीता, कल्याणी, सुखदा, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या। परख और त्यागपत्र याद रखिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैनेन्द्र कुमार साहित्य जगत में मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित थे, ठीक है। अगर पूछा जाए कि मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं, जैनेन्द्र कुमार। और व्यंग्यात्मक साहित्य लिखने में कौन प्रसिद्ध थे, हरिशंकर परसाई, ठीक है। मुक्तिबोध रचना याद रखिएगा, क्योंकि मुक्तिबोध रचना के लिए जैनेन्द्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और उनका पहला उपन्यास है परख, तो परख भी याद रखिएगा। परख किसकी रचना है, जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र इम्पोर्टेंट है, क्योंकि त्यागपत्र उपन्यास के प्रकाशन के बाद जैनेन्द्र कुमार को मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार की उपाधि मिली थी, ठीक है। तो त्यागपत्र किसकी रचना है, जैनेन्द्र कुमार। और एक लाइन याद रखिएगा, हिंदी साहित्य में मनोविज्ञान का प्रयोग करने वाले प्रथम लेखक थे, कौन, जैनेन्द्र कुमार। कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं, कामरेड, बदनाम गली, कितने पाकिस्तान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपनी निगाह में, अंतिम सफ़र जो कि अधूरा था, ठीक है। राजा निर्वंशिया, ये भी पूछा जाता है। खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे, कस्बे का आदमी, मांस का दरिया। कमलेश्वर के बारे में इम्पोर्टेंट है, ये नई कहानी आंदोलन से संबंधित थे, ठीक है। और पहली कहानी कामरेड है, इसलिए याद रखिएगा। कितने पाकिस्तान के लिए कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इसलिए कितने पाकिस्तान किसकी रचना है, कमलेश्वर की, याद रखिएगा। नेक्स्ट, गर्मियों का दिन जो सिलेबस में है, गर्मियों के दिन कहानी कस्बे का आदमी कहानी संग्रह से लिया गया है, ठीक है। गर्मियों के दिन कहानी किस कहानी संग्रह से लिया गया है, कस्बे का आदमी, ठीक है, याद रखिएगा, कस्बे का आदमी। उषा प्रियंवदा की मुख्य रचनाएं, वापसी, 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, भया कबीर, उदास, ठीक है, यहाँ पर उदास होगा, कितना बड़ा झूठ, मैंने जहर दिया था। उषा प्रियंवदा के बारे में और वापसी के रिलेटेड इम्पोर्टेंट ये है, उषा प्रियंवदा को वापसी कहानी से एक प्रतिष्ठित कहानीकार के रूप में मान्यता मिली, ठीक है। वापसी सिलेबस में है, तो ध्यान रखिएगा। उषा प्रियंवदा को वापसी कहानी से एक प्रतिष्ठित कहानीकार के रूप में मान्यता मिली। भीष्म साहनी की प्रमुख रचनाएं, झरोखा, हानुस, मायादास की माड़ी, तमस, नीलू नीलिमा नीलोफर, कबीरा खड़ा, बाजार में। यहाँ पर तमस को याद रखिएगा, क्योंकि तमस रचना के लिए भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नीलू नीलिमा नीलोफर भी पूछा जाता है। नीलू नीलिमा नीलोफर किसकी रचना है, भीष्म साहनी। लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख रचनाएं, सिंदूर की होली, बितस्ता की लहरें। और मोहन राकेश के बारे में मुख्य रचनाएं, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, आखिरी चट्टान तक, अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, लहरों के राजहंस, पैरों तले जमीन जो कि अधूरा था,
अंडे के छिलके। यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन रिलेटेड एक क्वेश्चन है। आषाढ़ का एक दिन नाटक को सर्वश्रेष्ठ नाटक कब घोषित किया गया था? 1959 को। ठीक है। और आषाढ़ का एक दिन नाटक के लिए मोहन फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ठीक है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन से संबंधित हैं। ठीक है। और आषाढ़ का एक दिन नाटक के लिए मोहन राकेश को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लिए मोहन राकेश को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उसके बाद महादेवी वर्मा, इनकी मुख्य रचनाएं हैं श्रृंखला की कड़ियाँ, क्षणदा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, भक्तिन, नीरजा, बंगदर्शन, यामा, सांध्य गीत, जाग तुझको दूर जाना, निहार, रश्मि। ठीक है। और भी कुछ होंगे, आप लोग देख लीजिएगा। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है और निराला उनको क्या कहते थे? हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती। ठीक है। और यामा को याद रखिएगा, महादेवी वर्मा रचित यामा को याद रखिएगा। यामा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है। यामा रचना के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसीलिए यामा रचना को याद रखिएगा। और एक पूछा जाता है जाग तुझको दूर जाना है, ये किसकी पंक्ति है? इसकी रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये भी पूछा जाता है, इसके भी रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को छायावाद की शक्ति कहा जाता है। ठीक है। और वेदना की कवयित्री भी कहा जाता है महादेवी वर्मा को। रहस्यवादी कवयित्री भी कहा जाता है महादेवी वर्मा को। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये भी पूछा जाता है महादेवी वर्मा के बारे में। भारत में महिला कवि सम्मेलनों की नींव रखी थी महादेवी वर्मा। ठीक है। भारत में महिला कवि सम्मेलनों की नींव रखी थी महादेवी वर्मा। आचार्य शुक्ल महादेवी जी के बारे में क्या बोले थे? देखिए कि छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी रहस्यवाद के भीतर रही हैं। छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी रहस्यवाद के भीतर रही हैं, ये आचार्य शुक्ल ने कहा था। रामवृक्ष बेनीपुरी जी की मुख्य रचनाएं हैं चिता के फूल, पैरों के पंख बांधकर, गेहूं बनाम गुलाब, माटी की मूर्तें, कैदी की पत्नी, आम्रपाली, पतितों के देश में, बैजू मामा। इनके बारे में याद रखने की चीज़ें, रामवृक्ष बेनीपुरी को बेनीपुरी क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो बेनीपुर गांव में जन्म हुए थे। ठीक है। और ये शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इतना काफ़ी है। नेक्स्ट विष्णु प्रभाकर, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है? आवारा मसीहा, अर्धनारीश्वर, चंद्रहार, होरी, युगे युगे क्रांति, धरती अब भी घूम रही है। आवारा मसीहा याद रखिएगा। आवारा मसीहा रचना के लिए विष्णु प्रभाकर को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। ठीक है। और अर्धनारीश्वर याद रखिएगा, विष्णु प्रभाकर अर्धनारीश्वर रचना के लिए विष्णु प्रभाकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और विष्णु प्रभाकर जी की प्रतिनिधि रचना कौन सी है? युगे युगे क्रांति। ठीक है। प्रतिनिधि रचना है युगे युगे क्रांति। और बेनीपुरी जी की तरह इनका भी नाम का कुछ इम्पोर्टेंस है। इन्होंने हिंदी की प्रभाकर परीक्षा उत्तीर्ण की थी। विष्णु प्रभाकर जी ने कौन सी परीक्षा? प्रभाकर परीक्षा। ठीक है। और यही डिग्री इनके नाम के साथ ऐसे जुड़ी कि इनका नाम ही विष्णु प्रभाकर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं साकेत, रंग में भंग, हेमंत, भारत भारती, विष्णुप्रिया, जैनी, जयद्रथ वध, शकुंतला, पंचवटी, काबा और करबला, त्रिपथगा, बिकट भट्ट, यशोधरा, नहुस।
ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साकेत, रंग में भंग, ठीक है। भारत भारती इम्पोर्टेंट है, जयद्रथ वध इम्पोर्टेंट, पंचवटी शकुंतला इम्पोर्टेंट, और नहुस भी बहुत बार पूछा जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी की एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, वे क्या कहते थे कि तुलसीदास भी करते कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें नहीं मिलता प्रसाद, ठीक है। फिर से बोल देती हूँ क्या पंक्ति थी। तुलसीदास भी करते कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें नहीं मिलता प्रसाद। उसके बाद उनसे इम्पोर्टेंट है, मैथिली शरण गुप्त जी को आधुनिक युग का तुलसी किसने कहा था? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, ठीक है। और भारत भारती रचना क्यों इम्पोर्टेंट है? इसी रचना के लिए मैथिली शरण गुप्त जी जेल गए थे, ठीक है। और इसी रचना के लिए महात्मा गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि उपाधि भी दिया था, ठीक है। भारत भारती रचना के लिए मैथिली शरण गुप्त जी को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि उपाधि दिया था। उसके बाद आचार्य शुक्ल जी ने मैथिली शरण गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा था, ठीक है। आचार्य शुक्ल जी ने मैथिली शरण गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा था। सांस्कृतिक नवजागरण के प्रतिनिधि कवि थे गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त जी। और कहा जाता है कि रामचरितमानस के बाद हिंदी का दूसरा बड़ा महाकाव्य है साकेत, साकेत जो कि किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर, उनकी मुख्य रचनाएं क्या क्या हैं? यहाँ पर जो यशोधरा है, यशोधरा की एक लाइन बहुत पूछा जाता है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, रामधारी सिंह दिनकर की मुख्य रचनाएं उर्वशी, भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय, कुरुक्षेत्र, हारे को हरि नाम, परशुराम की प्रतीक्षा, रेणुका, रश्मि रथी, ठीक है। दिनकर जी के बारे में इम्पोर्टेंट क्या है? इन्हें हिंदी साहित्य में अनल कवि कहा जाता था और ये द्वितीय राष्ट्र कवि थे, ठीक है। प्रथम राष्ट्र कवि हमने पढ़ा मैथिली शरण गुप्त, द्वितीय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, इन्हें अधैर्य का कवि भी कहा जाता है, अधैर्य, ठीक है। और उर्वशी महाकाव्य को याद रखिएगा क्योंकि उर्वशी के लिए दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उसके बाद याद रखिएगा भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है, इसी रचना के लिए दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और जो कुरुक्षेत्र है हमारे सिलेबस में, इसको कहा जाता है आधुनिक युग की गीता, ठीक है। आधुनिक युग की गीता कहा जाता है कुरुक्षेत्र काव्य को। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किस काव्य में युद्ध को लेकर विश्व शांति की कामना की गई? उत्तर होगा कुरुक्षेत्र, ठीक है। और दिनकर जी की अंतिम रचना हारे को हरिनाम, याद रखिएगा। उसके बाद कुरुक्षेत्र के बारे में डॉक्टर बच्चन सिंह क्या बोलते थे कि दिनकर का प्रतिनिधि काव्य है कुरुक्षेत्र, ठीक है। कौन बोलते थे? डॉक्टर बच्चन सिंह बोलते थे दिनकर का प्रतिनिधि काव्य है कुरुक्षेत्र। डॉक्टर बच्चन सिंह ने दिनकर के कुरुक्षेत्र काव्य के बारे में कहा है कि उसकी समस्या और द्वंद्व एकदम आधुनिक है, ठीक है। यानी ये जो कुरुक्षेत्र काव्य की समस्या और द्वंद्व एकदम आधुनिक है। युधिष्ठिर का द्वंद्व आधुनिक मनुष्य का द्वंद्व है और पुरुरबा का द्वंद्व मध्यकालीन सामंत का द्वंद्व है। कुरुक्षेत्र में कुल 7 सर्ग हैं, याद रखिएगा। ये खंड काव्य है। और दिनकर की एक रचना है मनुज का श्रेज, ठीक है। ये रचना कुरुक्षेत्र काव्य से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। हरिवंशराय बच्चन के प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं? तेरा हार, 2 चट्टानें, नए पुराने झरोखे, क्या भूलूं क्या याद करूं, दसम द्वार से सोपान तक, खादी के फूल, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर, मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण।
दो चट्टाने रचना के लिए हरिवंश राय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, दो चट्टाने याद रखिएगा। खादी के फूल जो रचना है ना, इसको बच्चन जी ने सुमित्रा नंदन पंत के साथ मिलकर लिखा था। ठीक है, याद रखिएगा, खादी के फूल। उसके बाद हरिवंश राय बच्चन जी को हालाबाद का प्रवर्तक कहा जाता है। हालाबाद के प्रवर्तक कवि थे हरिवंश राय बच्चन। इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। ठीक है, मधुशाला। पथ की पहचान कविता जो हमारे सिलेबस में है, ये सतरंगिणी से उद्धृत है, ध्यान रखिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की मुख्य रचनाएं नीम, झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, वीरों का कैसा हो बसंत। ठीक है, ये जो झांसी की रानी कविता हम पढ़ते हैं, ये किस काव्य संग्रह में संकलित है? त्रिधारा। ठीक है, याद रखिएगा, त्रिधारा में संकलित है। उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान जी को राष्ट्रीय चेतना काव्यधारा की कवयित्री कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय चेतना काव्यधारा की कवयित्री। इनकी अमर रचना पूछा जाता है, अमर रचना कौन सी है? झांसी की रानी। ठीक है, राष्ट्रीयता एवं मानवता की कोमल स्वरों को झंकृत करने वाली कवयित्री कहा जाता है सुभद्रा कुमारी चौहान को। जयशंकर प्रसाद की मुख्य रचनाएं आंसू, कामायनी, झरना, कंकाल, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, सालबेती, कानन कुसुम, ग्राम, तितली, इरावती, लहर, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट। विरह काव्य था आंसू। ठीक है, आंसू याद रखिएगा, एक विरह काव्य था। अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत पूछा जाता है, ये चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक में है। ठीक है, जो कार्नेलिया ने गाया था। और पूछा जाता है हिमाद्री तुंग श्रृंग, जो कि चतुर्थ अंक में है। ठीक है, अलका ने गाया था। जैसे अनमेल विवाह के बारे में प्रेमचंद ने एक रचना किया था, उसी तरह जयशंकर प्रसाद के एक नाटक में भी अनमेल विवाह की समस्या को उठाया गया है। कौन सी रचना है, कौन सा नाटक है वो? ध्रुवस्वामिनी। ठीक है, प्रसाद जी को क्या कहा जाता था? छायावाद का प्रवर्तक। और झरना से रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है कि प्रसाद की किस रचना से छायावाद का वास्तविक आरंभ माना जाता है? झरना। ठीक है, प्रथम कहानी ग्राम है, इसलिए ग्राम को याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद कहा करते थे कि काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है। क्या कहते थे? कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। सुमित्रानंदन पंत की मुख्य रचनाएं हैं चिदंबरा, लोकायतन, युगांत, नौका विहार, सोनजूही, सत्यकाम, युगबाणी, कला और बूढ़ा चांद, वीणा, ग्रंथि, ग्राम्या, पल्लव, उच्छ्वास, उच्छ्वास लिखा है, उच्छ्वास होगा। ठीक है, 6 होगा, उच्छ्वास, गुंजन, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगांतर, युगपथ, अतिमा, 60 वर्ष एक रेखांकन और हार। ठीक है, ये मुख्य हैं। इनके बारे में याद रखिएगा, सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और चिदंबरा रचना याद रखिएगा, चिदंबरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट युगांत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि युगांत रचना को छायावाद के अंत का उद्घोष पंत जी ने युगांत पुस्तक में किए थे। ठीक है, छायावाद के अंत का उद्घोष। कोमल कल्पनाओं का कवि भी कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। और एक बहुत इम्पोर्टेंट पंक्ति है, पंत के बारे में पूछा जाता है कि पंत जी कहते थे, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। ठीक है, प्रकृति का सिद्धहस्त कवि भी कहे जाते हैं सुमित्रानंदन पंत।
पंत जी की कौन सी रचना प्रकृति प्रेम और सौंदर्य से संबंधित नहीं है? बहुत सारी रचनाएं हैं जो कि प्रकृति प्रेम से ही संबंधित है पंत जी की, लेकिन कौन सी रचना एक ऐसी रचना है जो प्रकृति प्रेम और सौंदर्य से संबंधित नहीं है, वो है युगबाणी। ठीक है। और काला और बूढ़ा चांद याद रखिएगा, काला और बूढ़ा चांद रचना के लिए सुमित्रानंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उसके बाद उनको प्रकृति के चतुर चित्तेरे कवि भी कहा जाता है। पल्लव इम्पोर्टेंट रचना है। पल्लव जो रचना सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा था, पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो या फिर घोषणा पत्र कहा जाता है। ठीक है। और उच्छ्वास याद रखिएगा, उच्छ्वास जो है पंत जी का प्रथम छायावादी रचना है। उसके बाद युगांत इम्पोर्टेंट है। युगांत में छायावादी प्रवृत्ति का अंत, प्रगतिवाद का उदय मिलता है। ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सुमित्रानंदन पंत छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की मुख्य रचनाएं परिमल, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, बादल राग, बरदे बीणा वादिनी बरदे, अनामिका, गीतिका, सांध्य काकली। ठीक है। जूही की कली भी एक रचना पूछा जाता है। जूही की कली किसकी रचना है? निराला। और प्रयोग व सांस्कृतिक बोध का कवि कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी जी को। ठीक है। प्रयोग व सांस्कृतिक बोध का कवि। उसके बाद तोड़ती पत्थर भी एक क्वेश्चन आता है। तोड़ती पत्थर की मजदूर स्त्री कहाँ श्रमरत है, पूछा जाता है। ठीक है। तोड़ती पत्थर की मजदूर स्त्री कहाँ श्रमरत है? इलाहाबाद के पथ पर। ठीक है। हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण शोक कविता कहा जाता है सरोज स्मृति को। सरोज स्मृति जो कि किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद हिंदी के मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि ये भी थे निराला। ठीक है। मुक्त छंद के प्रवर्तक। नए कवियों का गोरखनाथ कहा जाता था निराला को। ठीक है। नए कवियों का गोरखनाथ। और छायावाद के रुद्र, छायावाद के रुद्र कहा जाता था निराला को। संध्या सुंदरी हमारे सिलेबस में है। संध्या सुंदरी किस काव्य संग्रह से संग्रहित है? परिमल। और वह तोड़ती पत्थर किस काव्य संग्रह से संग्रहित है? अनामिका। ठीक है। वह तोड़ती पत्थर, अनामिका। केदारनाथ सिंह की मुख्य रचनाएं अकाल में सारस, अभी, बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है। केदारनाथ सिंह के बारे में अकाल के सारस याद रखिएगा। अकाल के सारस रचना के लिए केदारनाथ सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नई कविता के वरिष्ठ कवि हैं केदारनाथ सिंह। और अब एक पूछा जाता है कि केदारनाथ सिंह किस सप्तक से संबंधित हैं? ठीक है। सप्तक, तो उत्तर क्या होगा? तीसरे सप्तक। तीसरे सप्तक से संबंधित हैं केदारनाथ सिंह। नागार्जुन की मुख्य रचनाएं बलचनामा, रतिनाथ की चाची, पत्रहीन नग्न गाछ, अकाल और उसके बाद, युगधारा, भस्मांकुर, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, पुरानी जूतियों का कोरस और बाबा बटेश्वर नाथ। ये बहुत पूछे जाते हैं। नागार्जुन को डॉक्टर नामवर सिंह ने आधुनिक युग का कबीर कहा था। ठीक है। क्यों? काव्य में व्यंग्य व विद्रोह के कारण, काव्य में व्यंग्य और विद्रोह के कारण डॉक्टर नामवर सिंह ने नागार्जुन को आधुनिक युग का कबीर कहा था। नागार्जुन के किस उपन्यास की कथा प्रेमचंद के उपन्यास गोदान से आगे की कथा है? यह है बलचनामा। ठीक है। इसलिए बलचनामा को याद रखिएगा। और नागार्जुन का प्रथम उपन्यास है रतिनाथ की चाची। ठीक है। नागार्जुन को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किस रचना पर? पत्रहीन नग्न गाछ। इसलिए पत्रहीन नग्न गाछ इस रचना को भी याद रखिएगा। नागार्जुन की एक प्रमुख पंक्ति है, जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गार हूँ उस रवि का। ठीक है। जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गार हूँ उस रवि का। किसकी पंक्ति है? नागार्जुन। प्रथम काव्य युगधारा था, इसलिए युगधारा रचना भी याद रखिएगा।
कबीर की मुख्य रचनाएं बीजक, साखी, सबद, रमैनी। ठीक है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक ग्रंथ में किया था। ठीक है। बीजक के 3 भाग, रमैनी, सबद, साखी। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता था। कौन कहते थे? श्याम सुंदर दास। ठीक है। और सधुक कड़ी कौन कहते थे? रामचंद्र शुक्ल। भाषा का डिक्टेटर कौन कहते थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल कबीर जी के बारे में एक पंक्ति कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। उसके बाद सूरदास की मुख्य रचनाएं सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, गोवर्धन लीला, सूर पच्चीसी। ठीक है। सूरदास के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था कि सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंध है। ठीक है। जो भ्रमर गीत हम पढ़ते हैं वो कहाँ पर मिलेगा? सूरसागर में ही मिलेगा। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूरदास के बारे में लिखते हैं कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आँखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए। सूरदास की जब मृत्यु हुई थी तब विठल दास ने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जाथे जाय कछु लेनो होय सो लेऊ, यानी कि पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, अगर किसी को कुछ भी लेना है तो अब ले लीजिए। ठीक है। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट भी माना जाता था। किस रस का सम्राट? वात्सल्य रस का सम्राट। नेक्स्ट है तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं रामलला नेहचू, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, सतसई, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, बरबे रामायण, दोहावली, कवितावली। ठीक है। और जो बाहुक लिखा है ये हनुमान बाहुक। तुलसीदास को नाभादास क्या कहते थे? कलिकाल का वाल्मीकि। ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते थे। क्या मानते थे? स्मार्त वैष्णव। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। ठीक है। तुलसीदास की 12 रचनाएं प्रामाणिक हैं। सतसई यहाँ से काट दीजिएगा। ठीक है। सतसई नहीं, बिहारी में हमको सतसई मिलेगा, बाकी के 12 याद रखिएगा। रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास। और रामचरितमानस को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। ठीक है। आपको पता ही होगा। और अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। अगर हम भरत महिमा जो पढ़ते हैं वो हमको अयोध्या कांड में ही मिलेगा। ठीक है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तुलसी के बारे में क्या लिखा था कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। और बिहारी की प्रमुख रचना तो बिहारी सतसई। ठीक है।
बिहारी सतसई के बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है। दोहा छंद इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। बिहारी लाल की एक ही प्रसिद्ध रचना है बिहारी सतसई। और रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं बिहारी जी के संबंध में? श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। और भी एक बात कहते हैं कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। ठीक है।